आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा पीजीआर को लेके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसके बारे में अमूमन आप आजकल या पहले से बातचीत करते हैं। आज थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पीजीआर होते क्या है और इसका पाए कहाँ जाते हैं, कार्य क्या है इसका, क्योंकि हम सब लोग पीजीआर की बात करते हैं। तो पीजीआर 5 तरह के होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीजीआर की हम बात करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के होते हैं। पीजीआर पौधों के हार्मोन्स है जो पौधों के अंदर छोटे छोटे कार्यों के लिए बनते हैं। पीजीआर पौधों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और जो एक प्लांट होता है उसके अंदर वो ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो जो ये पीजीआर है इसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो इसको 5 प्रकार में बांटा जाता है। तो जो पहला पीजीआर का रूप है वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन सुना होगा आपने। यह पौधों की वृद्धि का हार्मोनों का वह वर्ग है, पौधों की वृद्धि का हार्मोन्स का वह वर्ग है जो कोशिका का वृद्धि, अंगों का निर्माण पौधों के अंदर करता है। ये वो ऑक्सिन है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं। ऑक्सिन पौधों के अंदर प्राकृतिक और अन्य तरीकों से, कृत्रिम तरीकों से भी पाया जाता है। ऑक्सिन के अंदर अगर हम बात करें, फूल, फल, पत्तियों को विस्तृत जो बड़े बनते हैं वो उसके लिए जो हार्मोन्स होता है वो ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन के अंदर 2 चीजें होती है। एग्जाम्पल के लिए NAA आपने सुना होगा और IBA। NAA को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्लेनोफिक्स आपने देखा होगा। तो जो NAA है उसका कार्य पौधे के अंदर क्या होता है? जो NAA होता है वो फलों को झाड़ने के लिए, फलों को झाड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोकता भी है और फलों को झाड़ता भी है। सारी चीजें डिपेंड करती है डोज को लेके। अगर आपका डोज ज्यादा होगा तो फल को झाड़ देगा और अगर कम होगा तो फलों को झाड़ने से बचाता है। जैसे आप इथनॉल के बीच NAA डालते हैं, प्लेनोफिक्स डालते हैं, तो वो फलों को झाड़ने से बचाने के लिए डालते हैं। और दूसरा जो मैंने IBA की बात की, जो मार्केट में आपने देखा होगा रूटिंग हार्मोन, रूटेक्स करके भी मार्केट में मिलता है, जो जड़ों की वृद्धि करता है। तो ये था आपका पहला। रवि मुखिया जी करेंगे इस बारे में। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो वर्ग आता है वो होता है जिब्रेलिन। आपने जिब्रेलिक एसिड्स के बारे में सुना होगा। तो जो मैंने पढ़ा है जिब्रेलिक एसिड, पहला ये क्वेश्चन है कि कितने तरह के होते हैं, कितनी रिसर्च हुई है जिब्रेलिक एसिड पे? लगभग 130 तरह का जिब्रेलिक एसिड है। आपने GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 ऐसे ऐसे वर्ग सुने होंगे। मगर जो सबसे हमारे मतलब का है वो लगभग 3 तरह का है, GA3, GA4 और GA7। तो जो GA3 है, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि वो होता कहां पे। GA3
फलों के बीज के अंदर होता है। GA3 फलों के बीज के अंदर होता है। और जो GA3 होता है वो रिटर्न ब्लूम को नहीं लाता है। GA3 रिटर्न ब्लूम को नहीं लाता है, पौधे को प्रोत्साहित नहीं करता है। आपने देखा होगा उदाहरण के लिए किसी पौधे के अंदर जब आपके बहुत सारे फल लग जाते हैं, बहुत सारे, आप मैक्सिमम किसान हम लोग क्या बात करते कि हर साल फूल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है पीजीआर, वो होता है जिब्रेलिक एसिड, होता है GA3। जितने ज्यादा फल लगेंगे उतने ज्यादा GA3 बनेगा, क्योंकि उतने ज्यादा सीड हो गए, ज्यादा फल हो गए तो ज्यादा सीड्स हो गए, तो ज्यादा सीड्स हो गए तो उतना GA3 बनेगा, जो अगली साल के बीमे को नहीं बनने देता, इसलिए वो फूल और फल नहीं देता है। मगर इसके विपरीत जो GA4 और GA7 है वो GA3 को काउंटर करता है और पौधों को अगली साल की क्रॉप के लिए प्रोत्साहित करता है। कोशिकाओं की वृद्धि करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है, पुष्प फल विकास और तन्ने को विस्तृत करता है। जो प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि तन्ना मोटा बनता है, कोशिकाएं बड़ी बनती है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जिब्रेलिक एसिड होते क्या है और हमारे लिए क्या जरूरी है। अब जो तीसरा वर्ग आता है वो आता है साइटोकिनिन, जिसको आप 6BA के रूप में जानते होंगे। जो आप पीजीआर मार्केट से लेते हैं उसमें GA4 GA7 के साथ आपने 6BA भी देखा होगा। 6BA यह हार्मोन्स का वह वर्ग होता है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है, पौधों को बूढ़ा होने से बचाता है, पौधों को बूढ़ा होने से बचाता है और जो जवान रखता है पौधों को। और सबसे ज्यादा जो साइटोकिनिन का इस्तेमाल होता है 6BA का, वो होता है नर्सरी इंडस्ट्री के अंदर। जो आपको इंपोर्टेड पौधे लाते हैं या जो हमारे देश में कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर जिसको हम फेदरिंग बोलते हैं, टहनिया बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा 6BA लाता है। उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा टहनियों के विकास के लिए होता है। मुझे आज भी याद है, जो भी फॉरेनर बाहर से आते हैं हमारे देश के अंदर, अमेरिका जैसी कंट्री के साइंटिस्ट बोलते हैं कि बिना पीजीआर के हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। उसका बड़ा रीजन है कि नर्सरी की पूरी इंडस्ट्री, जो हम फेदरिंग वाला प्लांट लेते हैं, वो बिना पीजीआर के पॉसिबल ही नहीं है। जो दूसरी चीजें हैं, फ्रूट क्वालिटी एंड ऑल, वो तो है ही है। साइटोकिनिन कोशिकाओं का विभाजन करता है, पत्तियों का विकास करता है, क्लोरोफिल बनाने में क्लोरोफिल का जो है वो समय बढ़ाता है, टहनियों जड़ों का विकास करता है, तभी फेदरिंग आती है। तो जो तीसरा वर्ग था वो था हमारा साइटोकिनिन। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण पीजीआर है वो होता है इथेलिन, C2H4, जो सरल रंगहीन ज्वलनशील गैस के रूप में आप इसको जान सकते हैं। जो आप इथोफोन इस्तेमाल करते हैं, इथरल के नाम से जिसको आप जानते हैं, वो C2H4 होता है और ये फल को पकाने के काम आता है, फल को पकाने के काम आता है। हमारे देश के अंदर जो आपके आम
और केला, जो उसको पकाता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है वो होता है इथिलीन। तभी सेब पकता है, राइपनिंग की ओर जाता है। तो ये चौथा वर्ग था जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब इसी के अंदर एक चौथा वर्ग आता है, मिसलोनियस। मिसलोनियस, अगर हम मिसलोनियस की बात करें तो इसको आप उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे, जैसे डोरमेक्स, हिस्सोसी P3, लियोसीन और रिगालिस प्लस। जो ये मिसलोनियस होता है, ये हार्मोन्स बेसिकली करता क्या है, इसको मैं दूसरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो ये बीने बनाने का पौधे के अंदर कार्य करता है। डोरमेक्स अलग से एक वर्ग आता है, ये जो पांचवें वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। डोरमेक्स जो बड ब्रेक का काम करता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डोरमेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समय से थोड़ा पहले बड को ब्रेक करता है और आपको पौधे को प्रोत्साहित करता है पत्तियां, फूल, फल आने के लिए। उसके बाद आता है रिगालिस प्लस, इसी कैटेगरी में आता है। तो जो रिगालिस प्लस है ये ग्रोथ को रोकता है, यह ग्रोथ को रोकता है और पौधे को बीमे बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा होगा कुछ साल पहले रिगालिस प्लस आता था, मगर जब उसकी मार्केटिंग नहीं हुई, कंपनी नहीं कर पाई, लोग उसको समझ नहीं पाए, तो कंपनी ने उसको प्रचलन से बंद कर दिया, बाहर कर दिया। अब भारत देश में रिगालिस प्लस आता ही नहीं है, जबकि जो रिगालिस है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती थी हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे फार्मर है जिनके बीमा नहीं बनता है पेड़ों के अंदर, मतलब ओवर वेजिटेशन में आपका प्लांट जाता है। तो जो ओवर वेजिटेशन में प्लांट जाता है तो उससे बीमा के लिए पौधा प्रोत्साहित नहीं होता है। तो इसके लिए रिगालिस प्लस एक ऐसी हार्मोन्स था या जो वर्ग के अंदर हमने रखा है कि जो पौधे को प्रोत्साहित करता था। अब देखिए हमें कितना लॉस हो गया है इस रिगालिस प्लस से। तो ये 5 तरह के पीजीआर या हार्मोन्स थे, वो वर्ग था जो पौधों की वृद्धि के लिए, चाहे वो बड़ा बनेगा, जैसे हमारा ऑक्सीन है, ऑक्सीन टिप पे पाया जाता है, तो जो प्रोत्साहित करता है ग्रोथ के लिए पौधों को। ये जो सारे हार्मोन्स है वो ऑलरेडी प्लांट के अंदर ऐसे ही पाए जाते हैं। आप ABA के बारे में भी जानते होंगे, एबेसिक एसिड, उसको भी आप इसी के अंदर रखो, ये भी इसी का एक रूप है। तो ये जो पीजीआर के बारे में हमने बात की, तो ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना आप लोगों के सामने क्योंकि लोगों को पता नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये हार्मोन्स होते क्या है और क्या ये स्प्रे में या दवाई के अंदर ही मिलते हैं। ये ऑलरेडी पेड़ के अंदर मौजूद होते हैं। अब बात आती है हमारी कि जो हम लोग पीजीआर करते हैं, खास तौर पर जिस पीजीआर तो बहुत तरह के, हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं जैसे इथरल करते हैं, हम प्लानोफिक्स यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप फ्रूट थिनिंग करना चाहते हैं तो आप NAA का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर और मेच्योरिटी की ओर, जल्दी को राइपनिंग की ओर ले जाना चाहते हैं तो इथेफोन का इस्तेमाल, इथरिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है एक दूसरा जो हमारी मार्केट में चलता है, 2 ब्रांड नेम, प्रोमेलिन और परलान। चलो मैक्सेल वगैरह अभी इतना यूज नहीं होता है, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
बहुत सारे लोग एक हवा बनाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, जो हार्मोन्स ऑलरेडी प्लांट के अंदर है उसको अगर आप और देंगे तो किस तरीके से पौधे को नुकसान होगा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। यही वो हार्मोन्स है जो फ्रूट को फिनिश करते हैं, जैसे रस्टिंग को कंट्रोल करते हैं। यही वो हार्मोन्स है जो ऑलरेडी सेल को लंबोतरा करके सेब लॉन्गेट कर, ये सारी हार्मोन्स उसके लिए कारगर होते हैं। अब बात आती है एक जो पीजीआर को लेके एक बात आती है कि फल की सेटिंग के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो फलों की सेटिंग कर सकती है। फलों की सेटिंग के लिए क्या चीजें जरूरी है, ये चीज भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे जरूरी होता है हेल्दी सॉइल, और हेल्दी सॉइल से क्या होगा, हेल्दी न्यूट्रिशन पौधे को पहुंचेगा। तो जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो फलों की सेटिंग करता है। जैसे मान लो सॉइल का पीएच आपका डाउन है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी आपकी सॉइल की डाउन है, तो अगर ये दोनों चीजें ही मिस हो जाएगी तो न्यूट्रिशन जो सॉइल में है वो पौधे तक नहीं पहुंच पाएगा और पौधे की सेटिंग, फ्रूट की सेटिंग आपकी नहीं होगी। दूसरा, पर्यावरण कि जो हमारा नेचर है ये अनुकूल होना चाहिए फ्रूट सेटिंग के लिए। किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं, सेब, नाशपाती, प्लम या दूसरे फल, आम की बात आप कर दीजिए। तो जो पर्यावरण है उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएशन, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन, जैसे ठंडा गर्म, पाला पड़ना। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है पाले का या फ्रॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। और जो रस्टिंग भी आती है फ्रूट के अंदर, आपने देखा मैक्सिमम फ्रॉस्ट इंजरी होती है। रस्टिंग के बहुत सारे कारण है मगर उसमें एक कारण ये भी है। उसके बाद जो फलों की सेटिंग के लिए होता है वो होता है आपका पॉलिनेशन। अगर आपका पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग कम होगी। अब एक चीज बताते हैं कि भाई जिब्रेलिक एसिड फ्रूट सेटिंग करता है। जो GA3 है वो पार्थिनोकॉर्पी फ्रूट बनाता है, सीडलेस, बिना बीज का फल। और अगर इसके अलावा जो नेचुरल तरीके से अगर आप करेंगे, जैसे हनी बीज आपका काम करेगी, पॉलिनेशन होगा, तो प्रॉपर सीड जर्मिनेशन होगी, फलों के अंदर बीजों का विकास होगा। और जितना हेल्दी, आपने देखा होगा कि जिस फल के अंदर पूरे बीज, जो ड्रॉप होता है ना, फ्रूट ड्रॉप, मैक्सिमम वो फल झड़ते हैं जिसमें निश्चन की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब आपका पॉलिनेशन नहीं होता है, तो वही फल झड़ते हैं जिसके अंदर बीज नहीं बनता है। तो सीड का बनना पॉलिनेशन पर डिपेंड करता है। ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो फलों की सेटिंग करते हैं। अब बात आती है फिर से उसी हार्मोन्स पे। तो हार्मोन्स फ्रूट की सेटिंग नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था इथिलीन के बारे में, क्या करता है, तो तभी हम बोलते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद अगर आपके ज्यादा फल लग जाए तो उसमें आप जिब्रेलिक, आप इथेफॉन की स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्प्रे करेंगे तो वो बीमे को मैच्योरिटी को ले जाएगा। हो सकता है कि जो बीमा अगले साल पत्ता देना था जिसने, वो फल के रूप में जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो हम प्रोमेलिन या परलान जिसको हम जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने पढ़े कि एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है डुप्लीकेसी को लेके। तो मैंने 1-2 दिन पहले 1-2 फार्मर की वो वीडियो भी देखी, मुझे टैग हुई थी कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल, और जब सुबह शाम को मैंने देखी, जब सुबह हुई तो वो वीडियो डिलीट थी। उसका बड़ा कारण है कि एक ऐसा समाज के अंदर वर्ग है जो डुप्लीकेसी को प्रोत्साहित कर रहा है, गलत तरीके का कारोबार इंडस्ट्री में कर रहा है, जिससे वो सिर्फ कारोबार ही गलत नहीं कर रहे, मगर जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे प्लांट्स की हेल्थ पे पड़ेगा, हमारी इस इंडस्ट्री पे पड़ेगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पैसों के लालच में
ये सारा काम हो रहा है। अब बात आती है कि पीजीआर को लेके जो हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई है, आपको पता है कब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एंड ऑफ द डे हम उसको कामयाब भी हुए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और हमें चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। 2012 से लेकर आज 25 होने को है, मैं उसका रेगुलर यूजर हूं। तो आज से पहले मैं खुद इंपोर्ट करता था 2020 तक, लास्ट टाइम मैंने इंपोर्ट करा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया इंपोर्ट। तो हम लिमिट में लाते थे, बहुत कम मात्रा में, मगर आज तो चारों तरफ है। तो मेरा एक दायित्व भी है कि आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि है तो कॉपी है किया हुआ, तो कुछ ऐसी चीजें शायद मैं आपको बता पाऊं कि जब आप पीजीआर खरीदने जाते तो आप किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं अपने बगीचों में और दवाई को खरीदते हुए। एक आपने देखा होगा, मेरे पास उसकी ओरिजिनल बोतल तो नहीं है, ये प्रोमेलिन है जो सुमिटोमो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, गोल बोतल में, जो 500 ml लीटर में, ऐसी पैकिंग में आपको जो देखी होगी आपने। तो वो बोतल तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे पास ये उनका प्रोमेलिन है, क्योंकि उनकी 2 शीशियां उनके एक उसने लास्ट ईयर ट्रायल के लिए मुझे दी थी, एक मैंने डाल दी थी, एक मैंने रखी है अभी भी, इसको भी मैं इस बार डालूंगा क्योंकि ये ट्रायल के लिए थी। तो आप देखेंगे कि नॉट फॉर सेल की है, तो इसको भी मैंने यूज किया था। आपने देखा होगा कि एक प्रोमोलिन जो इंपोर्टेड पैकिंग में आता है, वो लगभग आपने इस टाइप का देखा होगा। तो इस साल थोड़ा सा 2-3 बॉक्स हमने इंपोर्ट करवाए थे, क्योंकि 20 के बाद मैंने अपना स्टॉक अपने पास रख लिया था, तो मेरे पास अवेलेबल था पीजीआर। तो बीच में हम ट्रायल लगाते थे हर तरह का पीजीआर की। तो ये जो प्रोमेलिन है, ये भी सुमिटोमो कंपनी का, मगर यूएस से पैकिंग बाहर का है, 946 ml 1 क्वार्ट का। आज डुप्लीकेसी की एक बात होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2-3 चीजें जिससे हम थोड़ा पता लगा सकते हैं डुप्लीकेसी का, क्योंकि जो तो बाहर की चीज है ये तो लगभग इक्वल है और कॉपी है प्रॉपर, इसको तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो मैं समझ पाया हूं, एक इसकी स्मेल, जब आप इसको खोलेंगे ना बॉटल को, तो जब आप इसको सूंघेंगे ना अंदर से खोल के, तो स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही हल्की सी आएगी, बिल्कुल हल्की सी, जो भी थोड़ी सी होती है। और जो डुप्लीकेट है, जो मैंने भी देखे है, तो उसमें बहुत ही गंध आएगी, स्मेल आएगी। एक इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर स्मेल है तो वो जेन्युइन है और यहीं पर देसी बना हुआ है। दूसरा, आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अपनी अंगूठी पे लगा के हल्का सा टेस्ट कर सकते हैं, हल्का सा। तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे ना, तो आपका मुंह बहुत खराब नहीं होगा, और जो मुंह खराब नहीं होगा, पूरा मुंह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपको थोड़ा ठीक ठीक लगेगा, हल्का सा। जो डुप्लीकेट है उससे पूरे मुंह में होगा, क्योंकि वो जब आप सूंघेंगे तो उसमें थिनर की तरह स्मेल आएगी। और दूसरा, इसका टेस्ट बड़ा ठीक ठीक है, अच्छा है। और तीसरी जो चीज आप देख पाएंगे, आप इसको जब ऐसे शेक करेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कोई गाढ़ी सी चीज है, मतलब बिल्कुल पानी नहीं है। और जो डुप्लीकेसी है लगभग वो पानी की तरह है, पतली। और जब आप इसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे बबल्स ना ऊपर उठते हैं बीच से, मगर वो बड़े स्लोली ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं। और जब मैंने डुप्लीकेट को शेक किया तो एकदम ऊपर जा रहे थे, बबल्स बन रहे थे बहुत कम, मगर स्पीड थी उनकी। और एक चीज, जब आप इसको अंगूठी में लगाएंगे और जैसे आप उसको झाड़ेंगे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे जो एक बूंद रहेगी ना, वो सारा इकट्ठा होते होते आराम से ड्रॉप होने की ओर जाएगी। अलबत्ता तो ड्रॉप भी नहीं होगी, वो चिपक जैसे जाएगा, क्योंकि गाढ़ा सा सोल्यूशन है। और जो डुप्लीकेट होगा वो आपके एकदम गिर जाएगा नीचे, या खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। और इसमें हल्का सा चिपचिपापन है, और उसमें नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिससे आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। ना तो मैं साइंटिस्ट हूं, ना पे डॉक्टर हूं, मगर मैं जो चीजें थी जिससे आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। और एक और दूसरा पीजीआर आता है, वो आता है परलान। ये लगभग 1889 ml का होता है, 2 क्वार्ट जिसको बोलते हैं।
जो मैंने देखा, सबसे पहले तो जो इसका जो ये कोड है, ये बिल्कुल सेंटर में जैसा है जो ओरिजिनल में होगा, और थोड़ा सा फीका सा है। और जो डुप्लीकेसी वाला है वो यहां पे कॉर्नर में ढक्कन की साइड को होगा लगा हुआ, और काफी गाढ़ा होगा लिखा हुआ, जो मैंने देखा है। और इस साल बड़ी खुशी हुई मुझे जब ओरिजिनल इंपोर्ट करा कि इसके अंदर एक खूबी दी गई है इस साल। अब मुझे मैंने इतना मार्केट में जाके खोल के तो चेक नहीं करा डुप्लीकेसी का, मगर जो इसका कैप है, इस साल कंपनी ने क्या किया है जो इंपोर्टेड पैकिंग का है, ये कैप हाथों से खुलती ही नहीं। ये कैप हाथों से खुलती नहीं। जिस किसी के पास भी परलान है, एक बार इसको ना हाथ से बड़ा धुरंधर ले आइए आप, जिसको बहुत सारी जान है। अगर आप इसका ढक्कन खोल के दिखा देंगे ना, जो इस साल की पैकिंग में आया है इंपोर्टेड, तो मैं मान जाऊंगा। और ये जो ढक्कन खुलेगा, ये हमारा एक तोता प्लास होता है ऐसे करके, या आपको रेंच का जो पाइप खोलने के लिए, उससे ही ये ढक्कन खुलेगा, हाथ से नहीं खुल सकता। मतलब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज दी गई है इस साल। तो जितना भी कोशिश कर लो, ये खुलेगा ही नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसको लेके लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन था। और इस वक्त मार्केट में 99% लोग डुप्लीकेट बेच रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहा है और आप डुप्लीकेट जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डुप्लीकेसी है क्या। मेरा यह मानना है कि जो इसके अंदर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स है, जो पीजे हार्मोन्स है, जैसे हम इसमें GA4 GA7 6B की बात करते हैं, 1.8%, 1.8%, मगर 96.4%, जो दूसरा 96.4% है, जो अदर है, जो लिखा ही नहीं गया है, वो क्या है, वो किसको पता है। डुप्लीकेट वालों ने हो सकता है कि GA4 GA7 6B डाला होगा, जो इंडिया में मिलता है, रॉ मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है, क्या नहीं मिलता साइंस मार्केट में। मगर जो कॉस्टिंग है, अगर आप हमारे देश के अंदर GA4 GA7 6B किसी साइंस मार्केट में जाके बनाने भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि 2 से 2,500 रुपए का 1 लीटर आपको वो बना के दे देगा। चलो 50 60 70 रुपए की इसकी कॉस्टिंग होगी, कागज हो गया 100 150 रुपए का, तो आपको ये लगभग 2,500 3,000 के अंदर पूरा लीटर की पैकिंग आपको मिल जाएगी इजिली। लॉस क्या होते हैं, जो R&D होती है किसी भी कंपनी की, तो जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे 1.8 इसमें दिया है 96% परसेंटेज के हिसाब से। आपने देखा होगा कि कंपनियां जैसे हम 12 5 27 12 11 18, तो एक R&D के बाद वो आप लोगों के बीच होती है, ऐसी नहीं कंपनी आती है। आज जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाली थी, सुबह लाइव 2 सेशन हुए थे, तो उसमें हमने जो सेशन डाला था, उसमें हमने एक में 12 जिंक बोरॉन मैग्नीशियम अमेज एक्सल डाला। दूसरी एक फोटो डाली मैंने एक सुपीरिया अमेज एक्सल और बोरॉन की डाली। तो कुछ लोग होते हैं, चलो वो तो हर समाज में होने भी चाहिए ऐसे लोग, तो जो ये वाले लोग हैं, इन्होंने कमेंट्स करा कि 12 खराब हो गया, या ये प्रमोशन हो रही है, ABCD। जो आप एक चीज समझिए, 12 जिंक बोरॉन ये हमारी अपनी रिसर्च है। अब डोज ऊपर है नीचे वो हमें भी नहीं है पता, क्योंकि हम जो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक डालते हैं या उसमें 200 ग्राम बोरॉन डालते हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनता है, हम यूज करें, मगर क्या वो और भी जो R&D होती है, रिसर्च होती है कॉम्बिनेशन की, जो एक सुपीरिया या कुछ और भी कंपनियां जो कॉम्बिनेशन में बनाती है, नाइट्रेट फॉस्फोरस, और सुपीरिया के अंदर क्या था, जिंक उसमें अवेलेबल था, सारी चीजें उसमें, मैग्नीशियम से लेकर आयरन से लेकर सब कुछ है उसमें, 7 तरह के न्यूट्रिशन है जो कॉम्बिनेशन में R&D के बाद बने। उसके साथ साथ उसमें बोरॉन की कमी थी, इसलिए हमने उसमें बोरॉन ऐड किया हुआ है। तो जो अमेज एक्सल है, जो बायोस्टिमुलेंट है, वो स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं प्लांट्स को। और अमीनो एसिड के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, तो ये सारी चीजें बायोस्टिमुलेंट के अंदर अवेलेबल होती है और नेचुरल तरीके से अवेलेबल होती है। वो प्लांट के लिए स्ट्रेस से बाहर ही निकालता है।
चाहे वो वाटर स्ट्रेस है, चाहे वो ड्रॉ स्ट्रेस है, या किसी अन्य तरह का स्ट्रेस होता है। जब भी हम न्यूट्रिशन ऊपर स्प्रे करते हैं प्लांट के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्लांट स्ट्रेस में तो आता ही है, क्योंकि एक सिस्टम तो ये है कि नीचे से जड़ों से ऊपर को जाएगा। तो जब हम डालते हैं तो जो बायोस्टिमुलेंट होते हैं, ईसाबियोन एक ईसाबियोन के बारे में आपने सुना होगा, अमेजेक्स, और भी बहुत सारे तरह के, टाटा बहार आपने सुना होगा। तो जो ये टाटा बहार है, अमेजेक्स, ये सारे बायोस्टिमुलेंट है। जब टॉक्सिसिटी होती है बगीचों में, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो यही चीजें काम आती है। आप ह्यूमिक एसिड की स्प्रे करते हैं, तो ये भी एक बायोस्टिमुलेंट है, ये भी एक बायोस्टिमुलेंट है। तो ये बहुत ही जरूरी होते हैं और ये कॉम्बिनेशन में पड़ते हैं, इसीलिए हमने ये स्प्रे करी थी। अब बात आती है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका सोर्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो पीजीआर है ये नेगेटिव सिर्फ एक ही केस में कर सकता है नेगेटिव इंपैक्ट, अगर आप इसकी ओवरडोजिंग करते हैं। तो इसीलिए इसको डालते हुए ध्यान रखें, एक तो डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि ये प्लांट हेल्थ को खराब करता है, और दूसरा ओवरडोजिंग कदापि ना करे। तो ये जो पीजीआर है, जिसको प्रोमेलिन प्रलान के नाम से आप जानते हैं, ये करता क्या है? ये वातावरण को अनुकूल बनाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब आपका फ्लावर टाइम आएगा। सेल का डिवीजन करेगा, क्योंकि इसके अंदर 6B है, जो मैंने आपको बताया। सेल लोंगेशन करेगा, जिससे लोब्स बनते हैं फ्रूट के। और फ्रॉस्ट इंजरी, जो पाले का असर है, उसको सिर्फ पीजीआर ही कंट्रोल कर सकता है सबसे ज्यादा। बोरॉन भी थोड़ा बहुत काम करता है, ऐसा नहीं है बोरॉन नहीं करता है, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन के लिए वो भी काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है अंदर का, फूल के अंदर का। तो इसीलिए बागवान साथियों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो ऐसी वीडियो बनाएगा नहीं, क्योंकि सबने, किसी ने, मैक्सिमम लोगों ने तो कारोबार करना है। और दूसरी हमारे समाज के अंदर है कि मैं बुरा क्यों बनूं। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, मैं आता हूं या कोई भी आता, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ऑडियंस के लिए, जो ऊपर चल रही है, जो कमेंट्स कर रही है, जो हमें सुन रहे हैं, कि हम उनको गलत जानकारी ना दे, सही जानकारी दे। इसकी ठेकेदारी मेरी नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, आप कहां से खरीद, मुझे कोई लेना देना नहीं। मगर मैं सिर्फ आपको यह बोल सकता हूं कि जब भी आप ऐसी चीज डालें, तो एक बिल आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंडिया की मार्केट से लेते हैं, शॉप्स में मिल रहा है, जेन्युइन मिलते हैं, आप बिल के साथ, अगर कल को 19-21 होगा तो एटलीस्ट आप केस तो फाइल कर पाएंगे। और दूसरा, कोई फॉरेन से आ रहा है, आपका रिश्तेदार, आप उससे मंगाइए, अपने पास लाइए, तो जेन्युइन हो सकता है, या आपका सोर्स जेन्युइन हो, तभी आप ऐसी चीजों को परचेज करें। बात महंगे और सस्ते की भी नहीं है, बात है इंडस्ट्री को बचाने की। जैसे अलीगल इंपोर्ट जो फ्रूट आता है गलत तरीकों से भारत, वो हमारी सेब की इंडस्ट्री को खत्म करता है। अनलीगल प्लांट का इंपोर्ट विदाउट क्वारंटीन, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए घातक है। और ये जो डुप्लीकेट पीजीआर और ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे स्टेट के अंदर आते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए घातक है और खतरनाक हो सकते हैं। डुप्लीकेसी किसी भी इंडस्ट्री को कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए बागवान साथियों, जागरूक बनिए, समझिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सब लोग आज पढ़े लिखे, कोई भी अनपढ़ नहीं है। बहुत जो बुजुर्ग थे बेचारे, अब तो बच्चों ने टेक ओवर कर। कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा? इंटरनेट है, फोन है आपके हाथ में, उसका सदुपयोग कीजिए, ऐसी चीजों से बचे। और जब आप स्प्रे शेड्यूल, कुछ तो फार्मर की प्रैक्टिसेस होती है अपनी, ज्यादातर नॉन यूनिवर्सिटी का जो स्प्रे शेड्यूल है, जो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर हम तक पहुंचाता है, उसका पालन करें, क्योंकि न्यूट्रिशन के उनके आते नहीं है। इसके लिए आप पैकेज एंड प्रैक्टिस नॉन यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं, किस चीज के उन्होंने रिसर्च की है या किसके ट्रायल लगाए उन्होंने, तो वो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। संदीप शर्मा जी, जो मैंने एप्लीकेशन पीजीआर के रिगार्डिंग दी थी, पीजीआर अगर आज
CIB में रजिस्टर्ड है तो उस एप्लीकेशन की वजह से, आज नॉनी के स्प्रे शेड्यूल का हिस्सा है तो उस एप्लीकेशन की वजह से, और बहुत जल्द हो सकता है इस साल पैकेज एंड रिसर्च काउंसलिंग की मीटिंग हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि पैकेज एंड प्रैक्टिस में इस साल हमारा PGR प्रोमेलिन जिसने ट्रायल लगाए थे वो डेफिनेटली आ जाएगा। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा। तो बागवान साथियों, आज का मेरा विषय यही था और मैं क्षमा चाहूंगा आज मैं आपके क्वेश्चन नहीं ले पाया और ना लूंगा, क्योंकि जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 3-4 वीडियोस इसी पे बने। आप मेरे लाइव वीडियोस दोबारा से देखिए किसके साथ क्या पड़ता है, कैसा पड़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज से आपसे इजाजत चाहता हूं। होपफुली कि आज के बाद कोई आपको PGR के लेके गुमराह नहीं कर पाएगा। आप जागरूक बने, PGR का वर्किंग देखे, और जो ये लोग होते हैं कि ये घातक है, हार्मफुल है, ये वो लोग हैं जो जिनको ये भी पता नहीं होगा कि बेबिस्टिन के अंदर कार्बेंडाजिम है। ऐसे लोग आपको सलाह देंगे इन चीजों के बारे में। आप इन चीजों से बचिए और इसके बारे में पढ़िए। आज बुक्स बहुत अवेलेबल है, इंटरनेट पे जाइए, वहां पर पढ़िए, ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। PGR ना तो मैं साइंटिस्ट हूं, ना मैं कोई डॉक्टर हूं, जो अपनी लेवल की जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने पढ़ा लिखा था, वो मैंने आज आपसे साझा किया। वीडियो में सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि अपनी जानकारी आप तक, सही जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं, और ताकि हमारा किसान जागरूक हो, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे और हम एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप उनके लिए करके दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक और क्वेश्चन बड़ा, चलो उसको PGR की बात हो रही है तो डोज को लेके मैं आपको बताता हूं। अगर वातावरण अनुकूल रहा, बारिश नहीं आई, कोई पाले की संभावना जैसे आजकल बहुत अच्छा चला है, तो आप पौधे में 60 से 70% फूल आने का इंतजार करें। एक ही डोज 250 ml की वहां पे स्प्रे करें। इसमें आप सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर डाल सकते हैं। और अगर क्लाइमेट फ्लक्चुएशन हुई, मौसम में बदलाव हुआ, अनुकूल नहीं हुआ वातावरण, तब आप क्या करेंगे, जब आपके मौसम खराब होने वाला है, क्योंकि आज इंटरनेट के माध्यम से पता लग जाता है, जैसे मानो कल से खराब है, तो एक दिन पहले आप क्या करेंगे, अगर आपका बगीचा 30% फूल पे है, 40% पे है, 50 पे है, जितने मर्जी पे है, तब आप एक 150 ml का डोज वहां पे एप्लीकेशन कर देंगे। और सेकंड एप्लीकेशन आप करेंगे लगभग जब 80 से 90% फूल आ गया जाएगा बगीचे में, तब आप 150 ml की फिर से रिपीटेड एप्लीकेशन PGR की करें। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। और बहुत सारे फार्मर की एक प्रैक्टिस ये भी है कि वो लोग 30% पे 100 ml, 80% पे 100 ml, और पेटल फॉल के बाद और पीनट के बीच में, मटर के दाने के आसपास, वहां पर एक 100 ml का डोज वो और डालते। तो PGR का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे अपने लेवल की जानकारी थी। बहुत सारी आपकी भी अपनी जानकारी होगी, तो वो भी आप प्रैक्टिस शेयर कीजिए, और मैं तो अपनी प्रैक्टिस शेयर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान।